मेहरबा एंड वेलकम टू इलियान करीमन कॉन्वर्सेशन। हमारी आज की गेस्ट हैं शबीना फराज, जो कि एक इन्वायरमेंटल जर्नलिस्ट और एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट भी हैं। तो शबीना आंटी, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने इंटरव्यू के लिए एग्री किया। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे नहीं मेरा नहीं। ख्याल है जिंदगी जिंदगी के सबसे कम जर्नलिस्ट के साथ इंटरव्यू दे रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप क्लाइमेट चेंज के हवाले से इतने पाकिस्तान के हवाले से मजा आएगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत ही लाइक एक बड़ा ऑनर है जो आपने मुझे दिया है। अच्छा शबीना आंटी, आप एक इन्वायरमेंटल जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी रिपोर्ट्स वगैरह देखी हैं मैंने, जिसमें लोग कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज़्यादा अफेक्टेड तरीन ममालिक में से एक है ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से। तो दुनिया की रैंकिंग में हम कहाँ पर आते हैं जब इस पे बात आती है कि पाकिस्तान कितना अफेक्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग से? एक्चुअली हम हर साल जो रैंकिंग होती है उसके हवाले से तो हम इस साल 5वें पर हैं, लेकिन ये फ्लड से पहले की रैंकिंग है। हो ओके। सकता है अब आने वाले साल में हमारी रैंकिंग और खराब हो जाए। अच्छा हुआ ये है कि 2010 का जो सैलाब आया था उसे भी हमने सुपर फ्लड का नाम दिया था, क्योंकि हम्म। उसमें भी बहुत तबाही हुई। तो जी। तब से लेके अब तक हम टॉप 10 में चले आ रहे हैं। कभी हम 8वें नंबर पे होते हैं, कभी 7वें पे, कभी 5वें में। बस यूँ समझ लीजिए कि इन्हीं नंबरों के दरमियान हम रहते हैं। इसका मतलब है हम ठीक है। बहुत ज्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज के साथ। और थैंक पाकिस्तान का अगर आप मैप देखें तो समंदर से लेकर शुमाल तक, यानी पहाड़ों तक ऐसे है पूरा ना। यू। उसको मल्टीपल थ्रेड है। कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं उनको एक खतरा होता है, जैसे बांग्लादेश है, जी। उसको समंदरी तूफान से खतरा है। हमारे पास समंदर भी है, हमारे पास ग्लेशियर्स भी हैं, हमारे पास सहरा भी है। हमें बहुत मल्टीपल थ्रेट है। कभी सैलाब का खतरा है, कभी हमारे ग्लेशियर ज्यादा मेल्ट हो जाते हैं, अच्छा। और कभी बारिशें तेज हो रही हैं, कभी तूफान आ रहे हैं, और कभी खुशहाली है। तो हमारे पास बहुत ज्यादा खतरा है इस हवाले से। अच्छा। तो शबीना आंटी, आपने इतने मेंशन किए कि इतनी चीज़ें हैं जिसमें हमें ख़तरा है पाकिस्तान में ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से। तो कितनी इन्वायरमेंटल एजेंसीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं इसी हवाले से कि इसके इफ़ेक्ट को रोका जा सके या इस सिचुएशन को बेहतर किया जा सके? अच्छा, मैं इससे पहले एक दो जुमलों में ये भी बता दूं कि जब आप ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं ना, ग्लोबल हम्म। हम मंजरनामे की बात करते हैं, उसमें ये है कि पाकिस्तान की मईशत कुछ छोटी सी ना होने के बराबर। जी। तो जो ग्रीन हाउस गैसेज हम क्रिएट कर रहे हैं या पैदा कर रहे हैं, उसमें हम्म। हमारी रैंकिंग बहुत नीचे है, शायद 135वें पे है। अच्छा, लेकिन हम मतलब इफेक्ट होने वालों में बहुत ऊपर है। हमारी ग्रीन हाउस मतलब ये गैसेस सबसे कम प्रोड्यूस होती हैं या बहुत ही कम प्रोड्यूस होती हैं, और जो हमें इम्पैक्ट मिलता है ग्लोबल वार्मिंग से वो बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए कि जो बड़े ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनकी हम्म। इंडस्ट्रीज का हजम बहुत होता है। अच्छा। उसमें से ज्यादा गैसेस निकलती है, कोयला ज्यादा जला रहे हैं, फॉसिल फ्यूल ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हम्म। हैं। हमारे यहाँ तो मुल्क ही इतना छोटा है, तो उसकी छोटी सी इंडस्ट्री है, हमारे मसाइल इतने हैं माशी तौर पे। तो हमारा कोई गुनाह नहीं है ग्लोबल वार्मिंग में, कोई हाथ नहीं है। हम दूसरों का भुगतान भुगत रहे हैं। अच्छा। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई हमें हटाना दो। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी सजा हमें मिल रही है, आपके गुनाह हम धो रहे हैं बैठे हुए। हम्म। तो पाकिस्तान को इस हवाले से एक अलग केस के तौर पे दुनिया भर को देखना चाहिए। जो बड़े बड़े फोरम्स हो रहे हैं, आलमी फोरम्स हो रहे हैं, अभी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है नवंबर में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हर साल होती है। जी। तो उसमें हम इंशाल्लाह अपना केस यही रखेंगे कि भाई आप सबका जो है भुगतान हम भुगत रहे हैं। तो हमारा बिल्कुल। जो केस है वो बिल्कुल अलग है, तो इसको अलग तरीके से देखा जाए। ओके। और इन्वायरमेंटल की एजेंसीज, आपको कुछ आइडिया है कि कितनी काम कर रही हैं पाकिस्तान में, अगर आप एक नंबर दे सके हमें? लेकिन नंबर तो शायद मैं ना दे सकूं, लेकिन हम्म। बड़े बड़े इदारे सारे यहाँ, जितने भी ओके। ग्लोबल इदारे होते हैं, उन सबके ऑफिस यहाँ है, वो ये काम कर रहे हैं। बिलाशुबा अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे लोकल भी हैं, नेशनल भी हैं, इंटरनेशनल हम्म। इदारे सब कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हमें हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा ना, अमूमन ऐसे जी। ही नजर आता है। इसकी वजह ये है कि हम एक बहुत कमजोर मईशत है, हमारी तैयारियां बहुत कम होती हैं, और कुछ हमारे यहाँ सियासी इस्तेकाम नहीं है। ठीक है, तो हम ज्यादा ऐसे मसाइल में सारा उलझे रहते हैं कि बेकार किस्म के होते हैं ना। हम्म। तो पूरा मीडिया उसी पे लगा रहता है, या सारे लोग उसी पे बात कर रहे होते हैं। शऊर की कमी है, जी। तालीम की कमी है, यानी वो छोटे छोटे काम जो हम अपने तौर पे भी कर सकते हैं, उसके लिए भी हम हुकूमतों को देखते हैं। तो तालीम, शऊर और हमारी मईशत इतनी ताकतवर नहीं है कि हम क्लाइमेट चेंज जैसे बला से निपट सके ना। बिल्कुल। तो अब तो मिटिगेशन, एडाप्टेशन, इससे भी आगे जाके लॉस एंड डैमेज पे बात पहुंच गई है। जी। कि यानी जो फ्लड में हमारा डैमेज हुआ है वो इतनी आसानी से कवर नहीं हो गया, हम कई बिल्कुल। दहाइयां पीछे चले गए। तो इसके लिए दुनिया को देखना पड़ेगा हमारी तरफ। जी।
आपने मेंशन किया कि पाकिस्तान जो है अब डैमेजेस वगैरह की तरफ चला गया है, और लाइक अब वो मिटिगेशन की उससे बाहर आ गए, अब हम मिटिगेशन का सोच नहीं सकते हैं, अब बस हमें डैमेज कंट्रोल देखना है बेसिकली। तो अगले 10 साल में अगर आप देखें तो आपके ख्याल में पाकिस्तान की ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से क्या सिचुएशन होगी? देखिए, जितनी आलमी रिपोर्ट्स आई हैं हम्म। पिछले साल, उसमें सबने ये कहा है कि पाकिस्तान में ग्लोबली, जी। यानी जमीन अपने नुकसान यहाँ पे पहुंच गई है कि सिर्फ उसको सही ट्रैक पे लाने के लिए 10 साल बचे। ठीक है, हमने ओ। आधे से ज्यादा बायोडाइवर्सिटी तबाह कर दी। हमने अपने तमाम ग्लेशियर्स कर डाले। एंटार्क्टिका जैसा इलाका है, वो ग्लोबल वार्मिंग से बड़े बड़े पौधे आपने देखे। जी। ठीक है, जानवर, परिंदे, हयात, नबातात, इंसान सब खतरे में। तो इस साल जब हमने इन्वायरमेंट डे मनाया ग्लोबली 5 जून को, पाकिस्तान इस दफा उसका होस्ट था ग्लोबली। ओके। तो उस वक्त यूनाइटेड नेशन ने ये कहा कि ये जो आइंदा 10 साल है, यानी 2022 से लेकर 20 से लेकर 30 तक, ये वो 10 साल हैं जिसमें इंसान को कम से कम ट्रैक पे वापस आ जाना है। इसीलिए ये ओके। जो दहाई है वो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की दहाई रखी गई सही। कि हम कम से कम, अगर मंजिल पे तो नहीं जा सकते लेकिन ट्रैक पे जा सकते हैं। तो अब बिल्कुल। आप अगर हम नहीं चढ़ते हैं ट्रैक पे, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या, तो कुछ भी नहीं बचेगा ना इस प्लेनेट पे। जी। खुदा ना बिल्कुल। खास्ता हम उस तरफ जा रहे हैं बहुत तेजी से। बिल्कुल। तो जो कर सकता है हुकूमत और लोग अपने अपने सतह पे, उन सबको करना चाहिए। तो वो जैसे हमें अब स्कूल में सिखाया जाता था कि दांत ब्रश करते हुए आप अपना पानी बंद कर लें, इस तरह की चीजें सबको करना जरूरी है। सही। अच्छा मैं आपने। आपसे पूछना मालूम चाहती हूँ कि आपको मैं डरा तो नहीं हूँ इतने छोटे बच्चे के साथ मैं इतनी खतरनाक बातें कर रही हूँ? नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल नहीं डरा रही हैं। आई थिंक तो अब हम उस वक्त पर हैं वो जहाँ, मेरा मौजूद हमारा ऐसा है। नहीं नहीं, आई थिंक अब हमारा अब वक्त ऐसा आ गया है कि अब सच बताना बेहतर है और उम्मीद रखने का अब इतना फायदा नहीं है। अब ये क्या होता है ना, शायद डर में आप कुछ बेहतर काम कर ही लें। जी। उम्मीद रहनी चाहिए, लेकिन ये है कि अब कर गुजरने का वक्त, सोचने का बिल्कुल। नहीं। बिल्कुल। अच्छा, आप इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स की बात करी थी तो आपने बताया कि फ्लडिंग तो उसका सिर्फ एक एस्पेक्ट है, कि समंदर से लेके हमारे पहाड़ों तक ग्लेशियर्स के इशू आ जाते हैं, हमारे पास ड्राउट्स आ जाते हैं कि पानी की कमी हो जाती है, खाना नहीं उगा पाते हैं, एग्रीकल्चर नहीं हो पाती है। तो इसके अलावा वेदर शिफ्ट्स भी एक चीज़ मैंने नाम एक टर्म पढ़ा। तो क्या पाकिस्तान में इसका भी रिस्क है कि मौसम वगैरह बदलता रहे, तो क्या कुछ सालों में हम कराची में बर्फ पड़ता हुआ भी देख सकते हैं? नहीं, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए तो पूरा ज्योग्राफी आपको देखना पड़ेगा। लेकिन वेदर शिफ्ट की बात हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे आ, आ, इस दफा या कई सालों से ये हो रहा है, आप देखते हैं सर्दियों के बाद डायरेक्ट गर्मी आ जाती है। ठीक है, यानी आप हीटर बंद करते हैं और एसी चला लेते हैं। जी। दरमियान में जो बाहर का मौसम था वो नहीं रहा आपका। ठीक है, तो बाहर के मौसम के जो असरात थे, पौधे, परिंदे, फूल, पौधे, वो सारे निकल गए आपकी जिंदगी से। सर्दियाँ आपको बहुत लंबी नजर आती हैं, ज्यादा नजर आती हैं। अगर कराची की आप बात करें, तो जो हमने कराची में सर्दियाँ देखी वो ऐसे ही देखी कि सर्दियाँ आ गई बस, ठीक है। उसके बाद अचानक कोयटा से हवाएं चल रही हैं, उन दिनों ज्यादा तेज सर्दी पड़ गई। जी। लेकिन अब ये तेज सर्दी कई कई हफ्ते रहती है। इसी बिल्कुल। तरह कम वक्त में बहुत तेज बारिश हो रही, कभी ऐसा नहीं होता था कि 1 घंटे में पूरा शहर डूब गया, जी। 2 घंटे में। कम वक्त में बहुत तेज बारिश हो रही है। तो ये वेदर चेंज हो रहा है उसके साथ। अच्छा, और हुआ ये था कि मार्च, अप्रैल, मई में हम खुशहाली से गुजर रहे थे। हमारे पास पानी नहीं था फसलों के लिए। जी। ठीक है, इंतहाई खुशहाली थी। आपने पढ़ा होगा चोलिस्तान में लोग मर रहे थे, जानवर जी। मर रहे थे। हर सिंध का जो थरपार कह रहे सहरा, यही हाल था। लेकिन उसके बाद जब बारिश हुई तो आपने देखा कि वो कितनी खतरनाक हुई कि बिल्कुल। 70% पानी, पाकिस्तान जो है ले, 100% पानी में डूबा हुआ है। लेकिन ये अब शबीना आंटी, ये जो आपने कहा कि 1 घंटे में बेसिकली बारिश से सैलाब आ जाना, इसकी एक वजह ये भी तो हो सकती है ना कि कोई प्रेपरेशन नहीं की हुई होती है। अब मैं ये जानता हूँ कि इस तरह के एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो होते हैं, इन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक अंदाज़ा तो होता है ना कि जी हमारे मुल्क में फ्लडिंग का खतरा है, तो आप उसकी डेवलपमेंट करके उसके आप थोड़े से बैरियर्स बना दें। हमने देखा मुल्क में कि जब इस तरह की कोई सिचुएशन आती है, काम वगैरह होना उसके बाद शुरू होता है, उससे पहले काम नहीं किया जाता, एडोकिज्म पे बहुत चलते हैं, और उसकी वजह से हम देखते हैं कि आगे के इफेक्ट्स और बुरे होते रहते हैं। तो इसे कंट्रोल करने के लिए किस तरह से कन्विंस किया जाए, या क्या करना चाहिए हमें कि जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं वो ये समझें कि काम हमें पहले करना है, ताकि हमारे जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो मिनिमाइज हो जाए।
देखिए, अफ़सोस ये है कि हम लोग ना तारीख से सबक नहीं सीखते। ये हम्म, भी तारीख हमें सिखाती है कि हम तारीख से सबक नहीं सीखते। जी इस साल क्या हुआ, अगले साल तक यकीन हम जी जाएंगे। आपके पास अलर्ट मौजूद था, वेदर अलर्ट था, बहुत तेज बारिशें होती। इस वक्त मुझे बताएं, जो सैलाब ज़दगान हैं, जिनके घर डूबते हैं, वो कहाँ हैं? वो किसी खुश जगह पे मौजूद है ना। ठीक है, किसी ऊंची जगह पे उनके टेंट सिटी लगे हुए हैं, जी हाँ। किसी तो क्या ये सैलाब पहले वहां वजह से ये इकदाम जो हमने सैलाब के बाद किए पहले हम्म, इसकी ओके वजह यही है, शायद हमारे यहाँ सियासी अदम इस्तेकाम नहीं है, इदारे मजबूत नहीं हो सकते। हम सब एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे रहते हैं, जी साल के 12 महीने, 10 महीने, और 2 महीने फिर हम सैलाब और तूफान और ये ड्राउट इसमें चीखने में लगे रहते हैं। अच्छा जब तक इदारे, अच्छा दूसरी बात है, साइंस मौजूद है आपके पास, टेक्नोलॉजी आपके पास मौजूद है। जी पाकिस्तान गया गुजरा नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है। आप बड़े बड़े डिजाइनर मौजूद हैं, यहाँ हैकर्स मौजूद हैं, सारे साइंटिस्ट मौजूद हैं, यंग बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं साइंस के मैदान में। आप उनके नेटवर्क बने ना, वो इस तरह की चीजें आपको, वेदर स्टेशन है हमारे पास, सारे वेदर के हवाले से हम बहुत जी इक्विप्ड हैं। हमारे पास ग्लेशियर में भी लगी हुई है ऑब्जर्वेटरी की, वो ग्लेशियर कितने पिघल रहे हैं, क्या हो रहा है। तो इस सारी चीजों को क्या करना है, कनेक्ट करना है। और उससे भी पहले आपका, आपकी विल है होनी चाहिए बिल्कुल कि आपने अपने लोगों को बचाना है, अपने जमीन को बचाना है, अपने मुल्क को बचाना है। जी अच्छा, और और एक और बात बता दें, डिजास्टर से पहले अगर उसको मिटिगेट करने में 1 रुपया लग रहा है, तो हम्म, डिजास्टर के बाद 10 रुपये लगते जी हैं। तो तो आपकी आप कॉस्ट बहुत, भी बचती है। बिल्कुल, अच्छा आपने मेंशन किया कि लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, उन्हें बताने की ज़रूरत है कि जी हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। और आई थिंक इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है मीडिया का होता है। तो ये जो हमारे सर के ऊपर एक ग्लोबल वार्मिंग की तलवार लटकी हुई है, उसके हवाले से आप मीडिया से क्या कहेंगी कि वो लोगों को किस तरह से अवेयरनेस फैलाएं, या लोगों को किस तरह से इस बात की यकीन दिलाएं कि ग्लोबल वार्मिंग एक असली चीज़ है और हमें इसके लिए काम करने की अब बहुत शदीद ज़रूरत है। इसका सवाल तो आपको अपने घर से भी बहुत अच्छा मिल सकता है, आप सब मीडिया वाले हैं। तो लेकिन मैं, चूंकि मुझसे आपने पूछा, देखिए मैं 22 साल से इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज को लेकर, और उर्दू में मैंने जी हमने ये देखा है कि आज भी, यानी 22 साल बाद भी, मैं क्लाइमेट चेंज का कोई आर्टिकल लिख के भेजती हूँ तो एडिटर को इतनी जल्दी हजम नहीं होता। ठीक है, वो फिर क्लाइमेट चेंज, अभी तो आपने लिखा था, अभी पिछला ये चला है, ये वगैरह वगैरह, हम इस चीज को अभी भी अहमियत नहीं दे रहे हैं। हमारे यहाँ मीडिया का लैंडस्केप बहुत अच्छा है, मीडिया का मंजरनामा बहुत है, बहुत न्यूज चैनल है, रेडियो है, अखबार है, लेकिन क्या करें, हम सिर्फ सियासत और सियासतदानों के पीछे दौड़ रहे हैं। जी अच्छा, इसके अलावा इसका कमर्शियलिज्म, मीडिया मिशन नहीं रहा, कमर्शियलिज्म है। वो ये सोचता है कि सियासतदानों को प्रोपेगेंडा बढ़ा के ज्यादा देखा जाता है, ज्यादा उसको इश्तेहार मिलेंगे, क्लाइमेट चेंज की बात आम जगहों में कोई करता है तो जी यही मतलब सैलाब को अगर कवर कर रहे हैं तो related कर रहे हैं। हम उसको एक करंट अफेयर पे बारिश बिल्कुल ज्यादा हो गई, सैलाब आ गई, हुकूमत ने ये नहीं किया, हुकूमत ने ये कर दिया, फला ने ये नहीं किया। वो सीरियसनेस जो होनी चाहिए इस वक्त, सारे प्रोग्राम पिछले 2 महीने से इसी में होने चाहिए कि पाकिस्तान ओके कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान के लिए यहाँ क्या खतराते हैं, पाकिस्तान की क्या तैयारी है, ग्लोबल फोरम्स पे हमें अपनी बात कैसे करनी है। और हमारे जो जाएंगे वहाँ पे ग्लोबल फोरम्स पे, अगर हम पहले उसकी ऐसी ऐसी कर रखी है यहाँ पे, क्या जाके केस पेश करेंगे, जितने साइंसदान थे इस हवाले से, हाइड्रोलॉजिस्ट थे, वेदर के एक्सपर्ट थे, उन सबका हमें एक नेटवर्क बनाना चाहिए था, कोई कमेटी तश्कील देनी चाहिए थी, उनसे सिफारिशात ले जानी चाहिए थी, उसके बाद उसको आगे बढ़ाते ना। ये सारी सीरियसनेस का फकदान है। तो मीडिया को अगर आप सिर्फ रिपोर्टर समझते हैं ना कि भाई फलाने नहीं, जी मीडिया बेचारे रिपोर्टर का नाम है, वो तो वही करेगा जो उसका बॉस चाहेगा, उसकी पॉलिसी रहेगी। बिल्कुल। एंड होपफुली ये इंटरव्यू अगर आई होप इसकी व्यूवरशिप काफ़ी हो और जो लोग देखें वो इस बात को समझें कि एक्शन लेने का वक्त आ गया है। तो इस उम्मीद के साथ फिर थैंक यू वेरी मच शबीना आंटी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड ऑन दैट नोट, करीम साइनिंग ऑफ।